have Mr. Mohan Jadhav as our guest. Thank you, sir. Jadhav sir has produced many players, including CSK captain Ruturaj Gaikwad. वो बचपन से ही रेगुलरली एक अपग्रेडेड प्लेयर रहता है, वो रहा है। लास्ट ईयर था उसका अंडर 14 का, तो मैंने उसको फर्स्ट टाइम कैप्टनसी दी थी। तो उसका जो रिस्पांस था बहुत ही मैच्योर रिस्पांस था। मैं जब ऋतुराज को कैप्टनसी मिली, MS धोनी को रिप्लेस करना छोटी बात नहीं है। मुझे एक्सपेक्टेड था वो। जैसे आपने बताया कि अलग अलग लेवल पे अलग अलग कोचेस चेंज हो जाते हैं, कितना डिफिकल्ट रहता है एक कोच के लिए, आप जैसे कोच हैं उनके लिए ये चीज़ एक्सेप्ट करना कि अब मेरा प्लेयर अलग लेवल पे चला गया है, अब उसे छोड़ना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। आप उसको पकड़ कर नहीं रख सकते। आप मुझे बताइए, आप जब सेकंड स्टैंडर्ड में थे, फर्स्ट स्टैंडर्ड में, आपको टीचर का नाम बताइए। जी नहीं बता सकते आप। हमारा ABCD सिखा कि उसको आगे भेजना अपना काम है। फिर उसको 5th के 10th के टीचर अलग रहते हैं, MBA के टीचर अलग रहेंगे, तो उनके पास उनको छोड़ देना चाहिए यार। राइट। पकड़ के रखना अच्छी बात है। आपको लगता है इंडिया में कोचिंग में इतनी मैच्योरिटी है? इसलिए तो इंडिया सब जगह पे फाइनल मार रहा है। शायद सर यही एक रीजन है कि आपके ऋतुराज के अलावा 3 और प्लेयर्स ऐसे हैं जो इंडिया अंडर 19 खेले हैं। राजवर्धन हंगरगेकर है, अंडर 19 खेला है, विकी ओसवाल है, अंडर 19 खेले हैं, पवन शाह है, वो भी अंडर 19 खेले हैं। ये ऐसी बात है कि आपके इतने कम टाइम स्पैन में आपके इतने प्लेयर्स स्टेट और नेशनल टीम में खेल रहे हैं। इसमें 2 रीजंस है। एक तो Welcome to House of Glory, the sports podcast powered by Nikon India. Behind the scenes, beyond the game. And I'm your host Tushar Dutt, taking you to the journey of Indian athletes and of those who make champions. Today we have Mr. Mohan Jadhav as our guest. Jadhav sir has produced many players, including CSK captain Ruturaj Gaikwad. First of all, we would like to welcome you on House of Glory. Thank you, sir. कैसी रही है सर आपकी जर्नी? आपका जो कोहिनूर का हीरा है, CSK लीड कर रहा है अभी, कैसे देखते हैं आप ऋतुराज गायकवाड़ को एज अ प्लेयर, एज अ लीडर? वो बचपन से ही रेगुलरली एक अपग्रेडेड प्लेयर रहता है, वो रहा है। राइट। और जैसे उसको जिस चीज में आज वो कर रहा है, तो उसी में वो आगे क्या करना है वो भी सोचता रहता है। राइट। क्योंकि आगे चल के जब भी वो जाएगा नेक्स्ट लेवल पे, तो उधर उसको ये चीज इजीली हो जाए। राइट। तो जैसे मेरे पास तो छोटा था तब, लास्ट ईयर था उसका अंडर 14 का, तब मैंने उसको फर्स्ट टाइम कैप्टनसी दी थी कि कैप्टन बनना है तुझे, ये चीजें याद रखनी, ये इस तरफ से तुमको करना है। तो उसका जो रिस्पांस था बहुत ही मैच्योर रिस्पांस था, है ना। वो रिस्पांस देख के आज उसको जो कुछ भी मिला है CSK का कैप्टनसी, वो मुझे ज्यादा आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि उसके पास वो गुण है और वही गुण CSK मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं तो ढूंढा होगा, आइडेंटिफाई किया। फर्स्ट टाइम आपकी पहली मेमोरी क्या है? थोड़ा मुझे लगता है कि 8, 10, 15 साल पहले आपको पीछे जाना पड़ेगा। 2008 में वो आया था। ओके। और तो सिलेक्शंस में आया था वेंसरगर एकेडमी में लेके, तो सिलेक्शन में वो पास हो गया था और अंडर 12 से क्रॉस करके अंडर 14 में आया था। तो मेरे पास वो उस टाइम पे 3 साल था, जिसके बेसिक्स जो एज होता है बच्चों का, राइट, वो उसमें था। और उसी में उसका डेडिकेशन, उसका गेम के तरफ देखना, खुद को इम्प्रूव करना, सर की बात सुनना और उसको अप्लाई कर देना, ये सब चीजें जैसे महीने पता चली कि ये कुछ अलग तरह से ले रहा है। हमको पता चलता है, देखो बच्चों 15-20 बच्चे सामने रहते हैं, उसमें से पता चलती है हमको कि ये ले रहा है। वो बोलते हैं ना, पूत के पाव पालने में दिखते हैं। दिखते वो दिखते हैं, तो वैसे दिखाई दे रहा था वो। और एक्चुअली वो आया था तो बैटिंग बॉलिंग दोनों कर रहा था, फास्ट बॉलिंग करता था। अच्छा, फास्ट बॉलिंग करता था? हाँ, फास्ट बॉलिंग करता था और बैटिंग करता था।
तो जैसे जैसे उसका फोकस बढ़ते गया बैटिंग के ऊपर, तो ज्यादा क्लियरली पता चला कि ये ज्यादा मोर बैटिंग अपना प्लेयर है ऐसा। तो जर्नी उसकी बहुत ही इजी रही, डेडिकेटेड रही, वो देखने में बहुत अच्छा लगा। राइट। आपको पहली बार कब लगा कि ऋतुराज एक लंबी रेस का घोड़ा है, मतलब आगे तक जाएगा? आपको एज अ कोच आई एम श्योर आपको पता रहता होगा कि कौन सा प्लेयर का क्या कैलिबर है और कहाँ तक पहुंचेगा। ऋतुराज में आपको क्या चीज पहली बार आपने नोटिस की जिससे आपको लगा कि ये प्लेयर आगे तक जाएगा? इंडिया खेलेगा या नहीं वो तो शायद नहीं सोचा होगा, बट आगे तक जाएगा। फील्डिंग प्रैक्टिस कर रहे थे हम लोग, तो उसमें थोड़ा सा मैं बच्चों का टेस्ट ले रहा था कि ये कितना जोर से बॉल पकड़ने के लिए जा सकते हैं। तो वो थोड़ा सा जोर से मार रहा था और बहुत सारे बच्चे छोड़ रहे थे, वो डर के मारे थे। अच्छा। लेकिन ये उसको पकड़ता था और पकड़ने के समय वो ऐसा खट पकड़ते बोलते ना, हाँ, ऐसा तो डेडिकेटेड होना है, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। हाँ। वो दिख रहा था, तब पता चला कि इसमें कुछ तो है। तो फिर ये चीज उसके बाकी के सब्जेक्ट्स में भी आ गई, बैटिंग में आ गई, उसके बॉलिंग में। तो ये उसका जो मेंटली जो जिद्दी बोलते ना, वो वहां पे दिखाई दिया। और ये ठीक है, ये चीज रहती है बच्चे के पास साथ, लेकिन वो सातत्य से एकदम कंसिस्टेंसी से वही चीज कर रहा है। सीखने में उसका लर्निंग स्पीड ज्यादा अच्छा था, तब पता चला कि ये लड़का आगे जा सकता है। सर डेडिकेशन बहुत बच्चे दिखाते होंगे उस एज में जब स्टार्ट करते हैं, स्पेशली जब थोड़ा शौक रहता है या फिर थोड़ा नयापन रहता है। कैसे डेडिकेशन में भी फर्क आने लगता है? और ऋतुराज में वो कंसिस्टेंसी जो आप बोल रहे हैं कितनी रही है अभी तक? वो कंसिस्टेंसी अभी तक ही है, अभी दिख रहा है उसके गेम में भी कंसिस्टेंसी दिखती है। वो मोर जो फेल्योर होता है कभी, तो उसके बाद वो ज्यादा कमबैक ज्यादा उभर के आता है, क्योंकि वो ज्यादा फिर फोकस होता है कि मेरा क्या गलती हो रहा है, मैं कहाँ पे काम करना चाहिए, मेंटली है, फिजिकली या टेक्निकली है, या नेक्स्ट लेवल के लिए मुझे कहाँ पे जाके ज्यादा मेहनत करनी है। वो उसमें वो उसका जो कुछ भी क्या बोलते उसका लर्निंग से वो बहुत अच्छा दिखता है। और सोचने वाला प्लेयर है और ज्यादा बात नहीं करता हो, ज्यादा बात नहीं, लेकिन इंट्रोवर्ट है थोड़ा। फिर खुद के गेम में ज्यादा फोकस रहता है। अगर कोई बच्चे उसके साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उससे में भी वो उसके प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देता है। वो बचपन से वैसे ही है, तो बाय द टाइम वो थोड़ा थोड़ा फिर नेक्स्ट लेवल के लिए वो सोचता रहता है, आगे का एक स्टेप आगे का सोचता है। ऋतुराज सीएसके में खेला, उसके बाद में जब ऋतुराज को कैप्टनसी मिली, एमएस धोनी को रिप्लेस करना छोटी बात नहीं है, और उस टाइम पे शायद किसी ने सोचा नहीं था कि ऋतुराज को सीएसके की कैप्टनसी मिलेगी। आपका क्या रिएक्शन था जब सीएसके ने अनाउंस किया कि ऋतुराज उस सीजन के लिए कैप्टन बनेंगे और आगे तक कंटिन्यू करेंगे? मुझे एक्सपेक्टेड था वो, लेकिन इतना जल्दी होगा ये एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स थे बीच में। राइट। लेकिन सीएसके से डिसीजन उनका जो किया वो बहुत ही अच्छा डिसीजन है। अच्छा लगा कि हम जो सोच रहे हैं वो आगे होते जा रहे हैं। तो आपसे ऋतुराज ने इसके बारे में बात की, कैप्टन से मिलने के बारे में, या फिर कभी ऐसे दुविधा कुछ होती है या कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो आपके साथ में डिस्कशन होता है? अभी देखो कैसा है, हम लोग तो उसका बेसिक कोच है ना। हमने उनको जो कुछ भी बेसिक्स में उनको ऊपर लेके जाना है वहां पे छोड़ दिया। फिर उनको अलग स्टेट के कोचेस मिले, फिर नेशनल के कोचेस मिले, अभी आईपीएल के कोचेस मिले। इस सब जर्नी में उतना रेपो अपने ओरिजिनल कोचेस के साथ नहीं रहता। बिल्कुल। हाँ, कहीं ना कहीं वो टाइम गैप आ जाता है। वो कभी कभी मुलाकात होती है, कभी कभी ये बातें चलती रहती ना, हम एक्सपेक्ट करते हैं ना वो उसके पास उतना टाइम रहता है। ऐसा है। सो ये चलता रहता है। सर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज रहती है कोच की लाइफ में, जैसे आपने बताया कि अलग अलग लेवल पे अलग अलग कोचेस चेंज हो जाते हैं। कितना डिफिकल्ट रहता है एक कोच के लिए, आप जैसे कोच हैं उनके लिए ये चीज एक्सेप्ट करना कि अब मेरा प्लेयर अलग लेवल पे चला गया है, अब उसे छोड़ना जरूरी है। बहुत जरूरी है। आप उसको पकड़ कर नहीं रख सकते। आप मुझे बताइए, आप जब सेकंड स्टैंडर्ड में थे, फर्स्ट स्टैंडर्ड में, आपको टीचर का नाम बताइए। जी नहीं बता सकते आप। बाय द टाइम वो आप भूल जाते हैं, और ये नेचर है।
आपको नेचर के साथ जाना ही पड़ेगा। और ये आपने किस लिए सब शिक्षा दी है? जिसने आपको एबीसीडी सिखाया है, क्या वापस आपको एबीसीडी की चर्चा करने के लिए जानी चाहिए? राइट, नहीं जानी चाहिए। वो बच्चा देखो जैसा एबीसीडी सीखता है, फिफ्थ में जाएगा तो उसका सब्जेक्ट चेंज होता है, तो उसका इंटरेस्ट अलग अलग सब्जेक्ट में जाता है। राइट, कभी वो साइंस में जाएगा, मैथ्स में जाएगा, कभी इधर उधर अलग अलग सब्जेक्ट में जाएगा, एमबीए बनेगा, कोई आईएएस बनेगा, कोई क्रिएटिव फील्ड में जाएगा। हाँ, लेकिन एबीसीडी तो सेम ही रहती है। राइट, हमारा एबीसीडी सिखा के उसको आगे भेजना अपना काम है। फिर उसको फिफ्थ के 10th के टीचर अलग रहते हैं, एमबीए के टीचर अलग रहेंगे, तो उनके पास उनको छोड़ देना चाहिए और उसको भी उनके साथ रखने के लिए हमने उसको कंसिस्टेंटली करना चाहिए। राइट, पकड़ के रखना अच्छी बात पर आपको लगता है इंडिया में कोचिंग में इतनी मैच्योरिटी है? इसलिए तो इंडिया सब जगह पे फाइनल मार रहा है। राइट, उतना है। क्रिकेट के अलावा अगर आपने दूसरे स्पोर्ट देखे होंगे, उसमें बहुत टाइम ऐसा होता है कि कोचेस पकड़ के रखते हैं अपने प्लेयर्स को, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से शुरू किया, वो इंटरनेशनल लेवल तक वो साथ में रहना चाहते हैं, बिकॉज बहुत सारे अवार्ड्स या प्राइज मनी या रिकग्निशन स्टेक पे रहता है। तो नहीं, वो गलत है। मुझे वो चीज में ज्यादा भरोसा नहीं है, क्योंकि देखो आपने किस लिए बनाया बच्चों का बेसिक सब कुछ, आपकी इच्छा क्या थी जब आपके पास वो प्लेयर था? अगर वो फुटबॉल खेल रहा है, अच्छा, आपने उसको सिखा दिया है। अगर वो इंडिया खेल रहा है तो आपकी इच्छा क्या थी कि वो इंडिया खेले? अभी खेल रहा है ना, राइट, तो उसके हिसाब से उसको खेलने दो। उसका माहौल चेंज हो गया है ना। देखो कैसा है कि बच्चा जब उसको कुछ स्कूल में जाने से पहले माँ बाप उसके सब कुछ हो जाते हैं। बिल्कुल, जब स्कूल में जाता है ना, तब फिर उसके टीचर्स जो अच्छे रहते हैं। फिफ्थ के आगे जाएगा तब उसको स्पोर्ट्स टीचर ज्यादा अच्छे लगते हैं, या कोई इंटरेस्टेड सब्जेक्ट का टीचर होता है वो ज्यादा अच्छे लगते हैं। कॉलेज में जाता है तब एक दूसरा सब्जेक्ट का टीचर, बाकी सब फ्रेंड सर्कल ज्यादा अच्छे लगते हैं। वो बदलता रहता है, वो टाइम के साथ चीजें, वो हमको भी मालूम होना चाहिए और वो एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये कोचेस लोग कभी मैंने सुना है, देखा है कि नहीं एक्सेप्ट करते, तो फिर क्यों आपने इतना मेहनत की थी वो जाने के लिए? क्या आपकी डोरी, उसको पतंग उड़ रहा है तो जाने दो उसको, ढील छोड़ो। हाँ, ढील छोड़ना चाहिए। तो उसमें नुकसान दोनों का होता है, कोच का भी होता है और प्लेयर का भी होता है। कोच उसके सिवा कुछ सोचता नहीं। फिर मेरा ये मानना है कि आप टीचर हो, गुरु हो, आपका काम क्या है कि विद्यार्थी को सिखाना है। कौन सा विद्यार्थी वो देखना नहीं। राइट, एक सीख के आगे गया, दूसरे को पकड़ो, दूसरा सीख के आगे तीसरे को पकड़ो। आपका काम वही है, सिखा के आगे भेज देना। राइट, आगे वाला आगे देखेगा। राइट, शायद सर यही एक रीजन है कि आपके ऋतुराज के अलावा 3 और प्लेयर्स ऐसे हैं जो इंडिया अंडर 19 खेले हैं। राज्यवर्धन हंगरगेकर है, अंडर 19 खेला है, विकी ओसवाल है, अंडर 19 खेले हैं, और पवन शाह है, वो भी अंडर 19 खेले हैं। क्या आपको लगता है कि आपकी कोचिंग में ऐसी बात है कि आपके इतने कम टाइम स्पैन में आपके इतने प्लेयर्स स्टेट और नेशनल टीम में खेल रहे हैं? इसमें 2 रीजन है। एक तो हमारा जो वैराग वेंगसरकर एकेडमी है जी, वहाँ पे एक सिस्टम है। बच्चा 10 साल में जो आता है तो उसका एक स्पेसिफिक और एक्सपेक्टेड कोचेस रहते हैं कि वो एज में उसको सिखा के आगे के लिए भेज देता है। वो आगे जाएगा तो वो एज में उसको सिखा के आगे के लिए भेजता है। एक सिस्टम है, वो सिस्टम से बच्चा आगे आगे जाता रहता है। एक और मेरे पास जब भी बच्चा आता है तो मेरा एक मेथड रहता है कि डायरेक्ट मेथड रहता है। मतलब कि आपको अगर उसको ग्राउंड में परफॉर्म करना है तो ग्राउंड के हिसाब से उससे आपको कोचिंग करना है। राइट, मतलब अगर मैं कोच हूं तो कोच लाइन के बाहर है, वो प्लेयर है तो 22 यार्ड्स में खेलेगा, तो उसको उस टाइम पे कैसा सोचना और क्या खेलना है, तो उस हिसाब को उसको रोज प्रैक्टिस करवानी है ना। उसको मैंने एक वर्ड दे दिया कि कोचलेस कोचिंग होना चाहिए। जब भी आप कोचिंग करते हो तो बच्चा खुद को कोचिंग करते रहना चाहिए। राइट, हाँ, अगर कुछ गलती कर रहा है हो या उसको कुछ डेवलपमेंट करना है तो आप उसके पास जाके उससे बात करेंगे, तो उसका थोड़ा जो कुछ भी अंडरस्टैंडिंग करके लेंगे, वो नई चीज उसको सिखाएंगे, उससे करवा के लेंगे। एक बार उसको समझ में आ गया तो आपको दूर रहना है फिर।
तो फिर जब उसको हैबिट में डालना है अब आप उसको खुद। दूर रहेंगे तो वो खुद सोचने लगेगा, जी खुद वो सोचने लगेगा जो आप उनको बताना चाहते हैं। हाँ, इसी को बोलते हैं कि कोचलेस कोचिंग होनी चाहिए। कोचलेस कोचिंग, हम लोग क्या करते हैं कोचेस लोग कि उसको चिपक कर रहते हैं, डिपेंडेंट बना देते हैं। डिपेंडेंट बना देते हैं। अगर समझो कि बच्चा बैटिंग कर रहा है, राइट, हाँ, 2 बॉल घूमे बाहर गए और 1 बॉल अंदर आ गया, तो नसीब से वो लूडो नहीं हुआ, बोल्ड नहीं हुआ, लेकिन वो भाई अंदर आ गया, अभी क्या करें सर, अभी मैं क्या करूं, ये सोचने की जरूरत उसको नहीं पड़ेगी। अगर वो खुद सोच रहा है तो उसको वो ध्यान में आता है बराबर कि ये कभी भी अंदर आ सकता है, मैंने क्या करना चाहिए, फिर उसका हाथ देखना चाहिए, उसका पोजीशन देखना चाहिए, मुझे बॉल का सीम देखना चाहिए। ये चीज अगर वो प्रैक्टिस में करेगा तभी मैच में वो अप्लाई करेगा। एब्सोल्युटली। हाँ, सो उसको कभी डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, ऐसा कोचिंग होना चाहिए। तो आपके जितने भी प्लेयर्स अभी खेल रहे हैं तो वो उसी, आपको लगता है कि उसी कोचलेस कोचिंग मेथड को फॉलो करते हुए खुद से अपना दिमाग लगा के खेल रहे हैं? जी, इसलिए उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। और अगर आ गया तो फिर उधर के उधर ही वो सॉल्व कर देते हैं। अगर समझो कि एक आधा शॉट उसका अच्छा नहीं बैठा, फिर भी 1 रन मिला है, नॉन स्ट्राइक पे वो खड़ा हो गया, तो वहां के जाके वो सोच सकते शायद मेरा ये गलती हो गया, राइट, तो वो मेरे तरफ देखेगा नहीं, या बाहर किसी को पूछने के लिए उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका रीजन क्या है कि जब बच्चा हमारे साथ है, हम साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं, साथ में वो मैच खेल रहा है और मैं देख रहा हूँ, एक लिमिट है, उसके बाद वो नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। तब मैं नहीं हूँ, अगर मैं नहीं हूँ तो उसने खुद को संभाल के आगे लेके जाना है। राइट, उसके बाद और आगे वाले स्टेप में उसको वहां भी मैं नहीं हूँ, तो उसकी तैयारी आज करो। आप नहीं है और वो खेल रहा है, वो परफॉर्म कर रहा है, ये मेथड मैं ज्यादा से ज्यादा यूज करता हूँ। राइट। कोचिंग करियर स्टार्ट हुआ था एक्सीडेंटली। आप फुल टाइम आर्टिस्ट हैं, जो मेरे पीछे पेंटिंग लगी है वो भी आपकी बनाई हुई है, और काफी पेंटिंग एग्जीबिशंस आप करते हैं। कैसे कोचिंग स्टार्ट हुई और कैसे आपको लगा कि आप कोचिंग कर सकते हैं? प्लीज उसके बारे में थोड़ा बताइए। ये मुझे अभी तक याद है 20 अप्रैल 2006 वो मेरा कोचिंग का पहला दिन था। ओके। हाँ, पुणे में पुणे डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का एक अंडर 15 का कोचिंग का कैंप ऑर्गेनाइज हुआ था। वहाँ पे हेड कोच थे अतुल गायकवाड़। ओके। तो उनको कुछ असिस्टेंट चाहिए थे जी। तो मेरे तरफ मैसेज आ गया, तो मैंने तुरंत हाँ करके मैं गया था जी। तो तब तक उस दिन तक मुझे मालूम नहीं था कि मैं आगे चल के कोच बनूंगा। जी। जस्ट क्रिकेट का इंटरेस्ट था, मैं गया हेल्प करने के लिए, चलो देखते क्या होता है। तो वो जो 30 दिन का जो कुछ भी ट्रेनिंग वो दे रहे थे, वो देख के मैं इंस्पायर हो गया, ये अपनी इंटरेस्ट की चीज है। तो फिर अलग अलग ड्रिल्स वो सिखा रहे थे बच्चों को, और 1 महीने में बच्चा जो इम्प्रूव हो रहा था वो देख के और मजा आ रहा था। और सिखाने का तरीका, ड्रिल्स अलग अलग जो कभी मैंने देखे नहीं थे कि कैसा बच्चा ट्रेन होता है। हम लोग तो सिर्फ खेलते खेलते क्रिकेट में जाते थे, राइट। लेकिन ये सीख के कैसे जाते हैं वो देखा। तो वहां से फिर मेरा इंटरेस्ट देख के फिर एसोसिएशन ने मुझे वापस 2 बार बुलाया ओके। कि आप और आ जाओ असिस्टेंट करके। फिर 2008 में दिलीप वेंकसरकर सर ने इनवाइट किया कि इधर आके कोचिंग के लिए मुझे इनवाइट करके फिर वहां पे मुझे ज्वाइन कर दिया। तो वहां से प्रॉपर जर्नी चालू हो गई। वो जर्नी में एक बहुत अच्छी चीज क्या है कि सर ने हमारे भरोसे के ऊपर पूरा हमको फ्रीडम दे दिया कि ये तुम्हारा एज ग्रुप है, ये एज ग्रुप में तुम काम करो, इतने इतने बच्चे हैं, उसका डेवलपमेंट आप करते रहो। राइट। तो फिर उस टाइम पे मैं ज्यादा कुछ सर्टिफाइड कोचेस वगैरह नहीं था, है ना, तो बाकी के कोचेस को देख के हमारे लिए कुछ ट्रेनिंग्स भी सर ने ऑर्गेनाइज किए थे। जैसे कि चंद्रकांत पंडित सर आए थे, बलविंदर सिंह संधू सर आए थे, करसन गावरी सर आए थे, है ना। ये सब आके हमको 1-1, 2-2 दिन का ट्रेनिंग देके गए थे। तो फिर वो थोड़ा सा वो ट्रेनिंग में पता चला कि कोचिंग करने के लिए आपको कैसा ढूंढना है, बच्चों का सोल्व करने के लिए प्रॉब्लम, आपको कैसा मेथड में जाना है। कोई चीज फिक्स नहीं है, राइट, है ना। जो चीज ड्रिल्स बनाए या सॉल्यूशन बनाए ये किसी आदमी ने बनाया जो क्रिकेट में इंटरेस्टेड है। बिल्कुल। अब तुम भी वही हो तो तुम भी निकाल सकते हो। तो जो क्रिएटिविटी जो आर्टिस्ट की थी वो क्रिएटिविटी यहाँ पे ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गई। ऐसा है, एक प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्यूशन निकालने के लिए
10 सॉल्यूशंस निकालने की आदत होगी, क्योंकि पेंटिंग करते समय हम लोग क्या करते हैं कि अगर एक टॉपिक है वो टॉपिक के ऑप्शंस बनाते हैं हम लोग, राइट, है ना, अलग अलग एंगल से, अलग अलग कलर स्कीम से, अलग अलग स्टाइल से वो करते रहते हैं कि सब्जेक्ट एक ही है तो सॉल्यूशन आप ढूंढने रहते, प्रॉब्लम एक ही है, राइट, तो वो जो दिमाग में और वो जो पर्सनालिटी जो है वो बच्चे के सॉल्यूशन निकालने के लिए यूज होते गई। और दूसरी एक बात है कि विजुअलाइज करने की एक आदत है। आर्टिस्ट का कैसा होता है कि उसका कैनवास पूरा ब्लैंक रहता है जी, उसको इमेजिनेशन रहता है कि मुझे ये जगह पे ये करना है, ये कलर है, ये करना है। वैसा ही हम लोग बच्चों का अगर आ गया सामने तो उसका हम चेक करते हैं कि वो एथलेटिज्म उसका कैसा है, फिजिक्स कैसा है, उसका इंटरेस्ट कौन से फील्ड में है, मतलब बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, कीपिंग कौन से फील्ड में है, Right. उसको हर एक चीज उसको एक थोड़ा ट्राई करने के लिए देते हैं। फिर हमारा काम रहता है कि ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्वेशन ये आर्टिस्ट का जो है ना वो बहुत अच्छा रहता है। तो आपको ये आप आर्टिस्ट वाली जो क्वालिटीज हैं वो कोचिंग में आपको हेल्प कर रही हैं? हेल्प कर रही है, हेल्प सिर्फ हेल्प नहीं कर रही, वो परिणाम दे रही है। और वो परिणाम मुझे पता चलता है कि असल ये जो चीज है ना ये यहाँ से मिली है तुमको, है ना, वो जो डीपली देखने का है ना वो, और कैसा है तुम्हारा टोटली पेशेंसली काम करने का, राइट, पेशेंस और एनालाइज करने की स्किल्स भी आपकी काफी पे। वो पेशेंसली कैसा होता है कि थोड़ा एक पेंटिंग के लिए ज्यादा टाइम जो लगता है इसको इतना टाइम जाने ही वाला है। वैसे ही बच्चा अगर गलती कर रहा है, बार बार वही गलती कर रहा है, तो हम लोग रुक जाते हैं, नहीं वो बच्चा है, थोड़ा जाएगा उसका टाइम, जब भी उसको समझ में आएगा वो बराबर वो रूटीन में आ जाएगा। तो उसका टाइम देना चाहिए, वो नहीं दिया तो फिर वो नहीं बनेगा। तो वो भी वो आर्टिस्ट के दिमाग से वो आता है। तो शॉर्टकट यूज नहीं करते हैं, नहीं, एक प्रोसेस फॉलो करते हैं। और ये चीज आपके सिमिलर है आर्ट में भी और कोचिंग में भी? कोचिंग में भी, इसलिए दोनों चीज में कभी बोर नहीं होता। आप एंजॉय क्या करते हैं आप ज्यादा, पेंटिंग करना या कोचिंग करना? ऑब्वियसली पेंटिंग करना, क्योंकि ये गॉड गिफ्ट है। राइट, हाँ, कोच तो मैं प्रैक्टिस से और इच्छा से थोड़ा सा बन गया, आर्टिस्ट बनता नहीं, वो सिर्फ पॉलिश हो जाता है ऊपर से। तुमको बना के बेचती जा, नीचे जाके आर्टिस्ट बन। बट आप कोचिंग भी काफी अच्छा कर रहे हैं, तो आपको ये नहीं लगता कि ये भी एक गॉड गिफ्ट ही है? नहीं, अभी इतने सालों से मुझे एक चीज पता चली कि मैं अच्छा सिखा सकता हूँ। सिर्फ सब्जेक्ट अगर मुझे पता चला कि सब्जेक्ट मतलब प्रॉब्लम समझा, सॉल्यूशन समझा, तो उसको अच्छे से मैं कम्युनिकेट करके उससे मैं करवा के अच्छा ले सकता हूँ। तो आपके टीचिंग मेथड्स आपको लगता है कि अच्छे हैं? हाँ, मुझे अभी लगने लगा है कि अच्छा है। 4 प्लेयर्स इंडिया खेले उसके बाद में आपको वैलिडेशन मिला है कि हाँ शायद। राइट। सर, एक बहुत यूनिक बात है आपकी कि आप डायरी मेंटेन करते हैं। जैसे आपने डेट बताई, आई एम श्योर आपको वो डेट इसलिए याद है क्योंकि आपने उस डेट पे एक डायरी लिखना शुरू किया था आपकी कोचिंग की। क्या कैसी आदत है, कैसे बनी ये आदत आपकी डायरी लिखने की? आपके जो स्टूडेंट्स रहे हैं उनमें भी आई है आदत? ये आदत मुझे आर्टिस्ट से ही मिली। Okay. जब भी मैं एग्जीबिशन करता था, मेरे पहले एग्जीबिशन से मैं एग्जीबिशन की तैयारी के लिए भी डायरी बनाता था कि ये चीजें करनी है, और एग्जीबिशन होने के बाद भी मैं डायरी लिखता था कि ये प्रॉब्लम आ गई थी और इसका ये सोल्यूशन है, नेक्स्ट एग्जीबिशन में मुझे ये करना है। तो जब भी नेक्स्ट एग्जीबिशन आता था तो मैं पहले डायरी निकालता था। तो जैसा मैं कोचिंग में आ गया तो मुझे वो मालूम था कि ये बहुत हेल्पफुल चीज है, और मुझे वो कैंप में भी पता चला था कि डायरी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने पहले दिन से डायरी बनानी शुरू कर दिया, इसलिए मेरा डेट भी वो याद है ना। तो ये डायरी से क्या होता है सर कि आपकी ना मसल मेमोरी बन जाती है। मेमोरी और मसल मेमोरी में बहुत फर्क है ना। मतलब ऐसा बोलते हैं कि एक मैंने इन्फ्लुएंसर से बात तो सुनी थी कि जहाँ से मेमोरी काम करना बंद करती वहां से मसल मेमोरी चालू हो जाती है ना। तो वो जो थॉट प्रोसेस है तो मैंने वो बच्चों में डालने की कोशिश की और उसके बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट आ गए। उससे क्या हुआ कि बच्चा खुद से बात करने लगा, और हर हफ्ते में एक बार मैं डायरी बच्चों से लेके मैं पढ़ता हूँ कि मैंने जो सीखा है उसके दिमाग में जो चल रहा है और उसने लिखा क्या है। आदमी वही लिखेगा जो उसको याद है। राइट।
है ना। आज इमीडिएटली मैंने बताया और आप लिखने बैठते हो, ऐसा स्कूल जैसा नहीं है। बिल्कुल घर जाओगे आराम से 2-3 दिन बाद लिखोगे, वैसा भी हो सकता है। बिल्कुल। तो फिर वो जो चीज 10 आपने सुनी है उसमें से आप 5-6 लिखोगे जो आपको याद है। अच्छी तरह से याद है। तो याद वाली चीज आपने कितनी बराबर लिखी है, उसमें कुछ सुनने में कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, राइट वो पता चलती थी। राइट तो पता चलेगा, फिर वहां पे उसको करेक्ट करके देता था। और ये कम्युनिकेशन का और एक मीडिया है प्लेयर्स का और मेरा। तो फिर हमेशा बच्चा को मैं जब डायरी देता हूँ आज भी, तो पहला खोल के दिखता है सर ने क्या लिखा है ना, सर का रिएक्शन इसमें क्या है। विमेन क्रिकेट की अगर बात करें तो श्रद्धा पोगाकर आपके एक प्लेयर रही हैं जो WPL भी खेली है, इंडिया ए भी खेली है। कितना डिफरेंट हो जाता है? कोचिंग में कुछ अलग करना पड़ता है या सेम मेथड्स अप्लाई होते हैं? थोड़ा सा पावर में फर्क पड़ता है, बाकी डेडिकेशंस वगैरह ये सब में वो भी उतनी ही अच्छी है, और इसी के लिए वो इतना आगे चलते गई। उसका लेदर बॉल क्रिकेट ही हमारे अकेडमी में चालू हुआ था। तो वहां से लेके इंटरेस्टिंग ये था कि वो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर थी, उसको उसमें इंटरेस्ट ज्यादा था। तो उसका अंदर वाला आने वाला जो बॉल है वो डेवलप करने में हमने ज्यादा मेहनत की थी। उसका रनअप्स के साथ, मतलब बेसिक के साथ उसको अच्छा ट्रेनिंग हो गया था उसका एकेडमी में। तो इसके कारण वो अंडर-23 महाराष्ट्र सीनियर, इंडिया ए और WPL अपना RCB से खेली वो। काफी होनहार लड़की है और 1-2 साल में इंडिया भी खेल सकती है। सर, आप जब प्लेयर्स बड़े बन जाते हैं, आपके अंडर खेले हुए, आपके अंडर ट्रेन किए हुए, उसके बाद में वापस बेसिक कोचिंग करवाना कैसा रहता है? वो फीलिंग आपको, बहुत सारे कोचेस को ऐसा लगता होगा कि अब तो मैं एलीट प्लेयर्स को ही कोच करूंगा, अब मैं बेसिक प्लेयर्स को कोच नहीं करूंगा। वो कितना डिफरेंस रहता है एलीट कोचिंग में और बेसिक कोचिंग में, और एक माइंडसेट कैसा रहता है एक कोच का, रहना चाहिए रादर? आप कितने बड़े कोच है उससे मतलब नहीं रखता वो प्लेयर्स के लिए, आप उसको क्या सिखा रहे हैं वो उससे ज्यादा मतलब रखता है। राइट। जब भी बच्चा आपके पास आता है कि तो हम लोग उसको ये सब चीजें उसके देखते हैं कि उसका एथलेटिज्म वगैरह वगैरह जो कुछ भी हो पहला देखते हैं। बिल्कुल। तो देखने के बाद फिर उसका एक जो कुछ भी 4-5 साल का अगर प्लान बनाते हैं तो वो बेसिक्स में कहाँ पे है वो ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो उसको उस टाइम पे वो देना बहुत जरूरी है। एक चीज है मसल मेमोरी, वो मसल मेमोरी आपको बच्चे के एज में देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा जैसा बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो ज्यादा रिपीटिशन करने के लिए उतना तैयार नहीं रहता, तो उसके उसी एज में देना आपको जरूरी है। फिर आपको थोड़ा सा बाइफरकेट करना चाहिए कि इस एज में मुझे क्या क्या उसको सिखाना है, है ना। वो सिखाते समय आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि इसको मैं एलिट लेवल का भी कोचिंग में दे सकता हूँ, देना चाहता हूँ, आप दे दीजिए, है ना। वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा है कि मैं जब 8 में था तब हमारे जो ड्राइंग टीचर थे वो 1 महीने के लिए छुट्टी पे गए थे, और दूसरे टीचर आए थे, तो उन्होंने 1 महीने में हमको जो इंजीनियरिंग में पढ़ाते फर्स्ट ईयर सेकंड, वो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव हमको 8 में सिखाया था। अच्छा। हाँ, तो आपका लेवल काफी ऊपर कर दिया। एकदम ऊपर कर दिया, और वो मैंने बहुत इंटरेस्ट से वो मैंने सीखा था। तो जब मैं कॉलेज में गया, आर्ट कॉलेज में, तब मेरा पर्सपेक्टिव सबसे अच्छा था, पहले से आपको आती थी वो चीज। हाँ, तो वो चीज मैंने पकड़ के कोचिंग में मैं वो करता हूँ कि अगर किसी की इच्छा है, दिख रहा है, तो उसको दे दो, ये कैपेसिटी है। पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा तुम उसके ऊपर छोड़ दो, तुम तुम्हारा काम कर दो। तो बेसिक कोचिंग में आपको ये सब देते रहना है। जैसा बच्चा छोटा छोटा करके बड़ा हो जाता है, कुछ चीजें बन जाती है उससे, बेसिक्स उसके ड्राइव्स या बॉलिंग एक्शन बन जाती है, फिर उसको मैच के लिए रेडी करना है। तो मैच के लिए उसको क्या सोचना है, कैसा फोकस रखना है, तो वो प्रैक्टिस में ही उसको फोकस की तैयारी करके लेनी है। और थोड़ा बड़ा हो जाता है तो फिर वो स्टेट्स के सिलेक्शन के लिए जाता है, स्टेट्स मैच करता है, तो वहां पे आपको मैच सिनेरियो क्या रहता है, सिचुएशंस क्या रहती है, वो कैसे हैंडल करना, एब्सोल्युटली, है ना। आपको टारगेट दिया तो टारगेट अचीव करने के लिए आपको कैसा चॉप करना है, एक छोटे छोटे टारगेट उसके कैसे बनाने, वो उसको देना पड़ता है। और जब एलिट टाइप का अगर वो प्लेयर बनता है तो पहले से क्या होता है कि जब बच्चा रहता है वो, तो हमको ज्यादा बात करनी पड़ती है ना। जैसा एलिट बन जाता है
तो उससे ज्यादा सुनने की हमको आदत आनी चाहिए, जो कि कोच ज्यादा सिखाने के लिए वही से शुरू कर देते। वो कहाँ तक तो बन के आ गया है, आपके सामने सब बन के ऊपर गया है। अभी उसकी सोच अलग है। आपके साथ था तब वो बैट्समैन था, आज वो बॉलर है या कुछ अलग फील्ड में है, तो उसका थॉट प्रोसेस आपने सुनना चाहिए, सुनना जरूरी है, बहुत जरूरी है। फिर उसके एंगल्स आपको सुनने जरूरी है, और उसके डेवलपमेंट के लिए इच्छा है उसकी, वो देखनी जरूरी है। और उसके लिए उसके जो कुछ भी शेड्यूल्स है, वो शेड्यूल्स कैसे है ना, वो शेड्यूल्स आपको समझना जरूरी है। उस टाइम का आपको भी थोड़ा टाइम निकलना जरूरी है। अगर इस चीज में आपको अगर लगे कि कहीं पे आपको उसको मोल्ड करना है, उसके हिसाब से आपको और थोड़ा सा मोल्डिंग करना है, तो आप एडिशनल कर दीजिए, कुछ अलग सिखानी है तो उसका आपका पूरा स्टडी होना चाहिए, फिर उसको उससे आपने वो सिखा के बिना स्टडी के छेड़छाड़ करना जरूरी नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अगर कुछ सिखा रहे हैं तो आप श्योर होने चाहिए कि ये चीज इंपॉर्टेंट है या ये चीज आपको आनी चाहिए, तभी आप उसको हैंडल कर सकते हैं। बिल्कुल। फिर वो बच्चा जब टीम में जाता है, वो इंडिविजुअल हम लोग सिखा रहे हैं, तो फिर एक इंडिविजुअल कोचिंग होता है, फिर दूसरा टीम के लिए कोचिंग उसका होता है। तो टीम के हिसाब से उसने क्या करना चाहिए, ये टीम में माहौल कैसा उसने क्रिएट करना चाहिए या माहौल में कैसा जाना चाहिए, सिचुएशन कैसे हैंडल करनी है, और जीतना कैसा है, जीत उसके दिमाग में डालनी है कि जो कुछ भी आता है तुमको उसका कन्वर्जन इनटू विन आपके गेम से कैसा होगा, राइट, वो इम्पोर्टेंट है। राइट। तो ये बेसिक्स टू एलिट के लिए होता है। एलिट में एक चीज थोड़ा मेरा एक एडवांटेज हो जाता है कि एज अ आर्टिस्ट मैंने एनाटॉमी, मसल स्टडी ये सब कुछ भी किया, तो थोड़ा जब भी वो बॉलिंग कर रहा है या बैटिंग कर रहा है, तो वहां पे उसके जॉइंट्स में कहाँ पे लॉक हो रहा है ना, कहाँ पे उसको फ्री मिल सकता है, कौन सा मसल उसका स्ट्रेच नहीं हो रहा है, तो स्ट्रेच होने के लिए उसको क्या करना है, वो चीज वो ना थोड़ा सा ऑब्जर्व करते करते पता चलता है। तो एलिट लेवल का जो कुछ भी प्लेयर है ना, वो समझ जाता है इमीडिएटली कि सर का क्या कहना है, तो फील करता है ना, तो फील करने के बाद बताता है हाँ सर ये तो चीज बराबर, तो सीखने में इजी हो जाता है, इजी हो जाता है, उसका लर्निंग फास्ट होता है, क्योंकि अभी बड़ा हो गया ना, उसका आईक्यू लेवल बढ़ गया, एक्सपीरियंस भी बढ़ गया, तो ज्यादा कोचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ज्यादा सोचने की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल, क्योंकि वो आगे चल के अच्छी टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट, तो वहां पे कहीं पे वो लॉक ना हो जाए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि पेरेंट्स का कितना इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए जब बच्चा उनका खेलती है कोई भी स्पोर्ट, तो पेरेंट्स का कितना इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए और कहाँ पेरेंट्स को लाइन ड्रॉ करनी चाहिए? पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कैसा है ना, अगर किसी चीज को अगर सक्सेस में लेके जाना है, तो ये ट्राइपॉड होता है, ट्राइपॉड के जैसे 3 पैर होते हैं, एक पैर बच्चा रहता है, दूसरा पेरेंट्स रहता है, तीसरा कोच या उसका इंस्टीट्यूशन रहता है, राइट। तो किसी एक का पैर भी अगर एंगल में नहीं आया, कुछ खराब हो गया, तो आपका विजन खराब हो जाता है, राइट। तीनों एकदम प्रॉपर होनी चाहिए और एक दूसरे के साथ होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। बच्चा और कोच प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो उनका चल रहा है, उसके अंदर अगर पेरेंट्स ने इंटरफेयर किया कि नहीं तुमको ये करना चाहिए था, तूने ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो ये चीज उसको लर्निंग के लिए ब्रेक कर देती है और ये चीज अच्छे बच्चों को खराब कर देती है। 2008 की मुझे याद है कि ऐसे ही टॉपिक निकला था पेरेंट्स के बारे में, तो वेंकसरकर सर को मैंने पूछा कि सर पेरेंट्स बहुत तकलीफ दे रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि देख ये पेरेंट्स तो तकलीफ देने वाले हैं, है ना, तो तुमको जाके उनको एजुकेट करना पड़ेगा, राइट, कि एज अ स्पोर्ट्स पेरेंट्स आपको क्या करना चाहिए। तो उन्होंने मेरे ऊपर जिम्मेदारी दी कि तुम इसको थोड़ा सा स्टडी करके कुछ काम करो, तो मैंने डूज और डोंट्स फॉर स्पोर्ट्स पेरेंट्स नाम का एक टॉपिक बना दिया। अच्छा। कुछ सर्च किए नेट पे वगैरह, और एक घंटे का मैं हमारे एकेडमी में हर साल 1 घंटे का एक टॉक रखता हूँ, तो पेरेंट्स को, नए पेरेंट्स को, पुराने पेरेंट्स को थोड़ा सा रिकॉल हो जाता है, बहुत सारे आइडियाज हमें क्लियर हो जाते हैं, राइट, कि डूज के सिवाय डोंट्स बहुत है, बहुत सारी चीजें कि उसमें से 2-3 चीजें आपको बता देता हूँ कि खामखा जरूरत ना होते भी बच्चों का व्हाट्सएप में इधर उधर
आप प्रसिद्धि के लिए ये मेरे बच्चे ने ये किया है, मेरे बच्चे ने वो किया, अचीवमेंट्स आप बेचते रहते है ना, उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, उसके परफॉर्मेंस से कुछ फायदा नहीं होगा। हाँ, वही अगर आप जो बेच रहे, जब वो 0 पे आउट होता है तो आप बेचते हैं क्या? तो क्यों नहीं बेचते? उस टाइम पे जब आप उसकी प्रसिद्धि कर रहे हैं और नेक्स्ट में अगर उसका परफॉर्मेंस नहीं हुआ तो वो ज्यादा डिप्रेस रहता है। राइट। अभी क्या घर जाके बोलेंगे, है ना, हम तो इतना ये वो सब कर रहे तुम्हारे लिए, तो क्या करें? उसके सिवाय उसके वजह आप कुछ मत करो ना। वो अपने आप जैसा परफॉर्म करेगा वो दुनिया को पता चलता है। राइट। दुनिया को आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो पता चलता है। और उसका लर्निंग एज है, लर्निंग एज में तो आप उसके प्रसिद्धि में तो जाओ मत, जीरो। आपको मिस्टेक करने की आप पॉसिबिलिटीज को कम कर देते हो, मिस्टेक से जो सीखने वाली पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाती है, बिकॉज आप हर चीज को आप पब्लिसिटी की तरह देखते हैं जी। तो बच्चा कहीं ना कहीं डर जाता है कि अगर मैं गलती करूंगा तो शायद मेरे पेरेंट्स नाराज होंगे, तो कहीं ना कहीं वो फ्लो रुक जाता है, वो प्रोसेस रुक जाता है सीखने वाला। तो बच्चे का जो कुछ भी प्रोसेस है ना वो सक्सेस ओरिएंटेड हो जाता है। राइट। है ना, वो लर्निंग ओरिएंटेड नहीं रहता। आप उसके लर्निंग में एंजॉय करो, आज क्या सीखा, हुआ कुछ गुड, आप पूछो ही मत। अगर उसने कुछ अच्छा किया ना वो आके आपको बताएगा आज मैंने ये किया, वो याद रखो, कुछ बोलो मत, उसको बोलने दो। और एक आदत रहती पेरेंट्स की कि उसके प्रॉब्लम जो कुछ भी है ना वो खुद सॉल्व करने के लिए कोशिश करते हैं। जैसे स्कूल में होता है ना, प्रोजेक्ट खुद बना के देते हैं, है ना, वो प्रोजेक्ट बनाने की आदत है ना उनको, ये भी इधर भी आती है। तो उनको ऐसा लगता है कि बच्चों को मैं हेल्प कर रहा हूँ, आप हेल्प नहीं कर रहे, डिपेंडेंट। एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अच्छे बच्चों का क्रिकेट खराब हो गया, खत्म हो गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ पेरेंट्स और इंटरफेरेंस। हेल्प तो आपकी चाहिए, आपका बच्चा है, आपके सिवा वो आगे जाएगा ही नहीं। बिल्कुल। वो कितना जाना है, आपको कितना हेल्प करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखेंगे, और बहुत सारे पेरेंट्स को क्या होता है उनके टाइम पे उनको खेलने को नहीं मिला, इसलिए वो अपने बच्चों को ढूंढ भेज रहे, या फिर हर बच्चा आईपीएल खेलेगा। पूछते हमको ये आईपीएल खेलने के लिए इसको क्या करना चाहिए? भाई अभी तो 12 साल का है, अभी 10 साल को मेहनत करनी है, आज इसे सुन रहे। हाँ ठीक है, विजन अच्छा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आप जो सोचते हैं तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी उसके ऊपर वो रिएक्ट हो जाता है। आपके वर्ड्स में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता हो जाता है, वो झेलता रहता है, नहीं इनके दिमाग में मेरा सक्सेस है, आज तो मैंने कुछ नहीं किया, घर जाके क्या करूंगा। हर घर जाके भी वो आराम से होना चाहिए, आज किया नहीं किया कुछ फर्क नहीं होना चाहिए। राइट। ज्यादा अच्छी किया तो खुद बात करेगा। सर अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे रैपिड फायर राउंड की तरफ। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और आपको उसका ऑनेस्टली फटाफट आंसर देना है जी। आप उसके बारे में डिटेल में भी बात कर सकते हैं, बट जितना ऑनेस्टली और क्रिस्प आप रिप्लाई कर सकते हैं उतना मजा हमें इस राउंड में आएगा जी। शैल वी स्टार्ट? जी। सर पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपका ऋतुराज के करियर में सबसे प्राउडेस्ट मोमेंट क्या रहा है? इंडिया खेला था। ओके सर, आपका एज कोच सबसे प्राउडेस्ट मोमेंट कौन सा रहा है? एक्चुअली हर साल आता है, वो एक ऐसा मोमेंट नहीं बोल सकते। जब भी कोई बच्चा स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, राइट, या इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, राइट, वो प्राउडेस्ट मोमेंट रहता है, राइट, क्योंकि हम दोनों, पूरा माहौल, पूरी बोलते ना दुनिया उसको वो सक्सेस पे देखने के लिए कोशिश करती रहती है। तो वो अगर आ गया तो फिर वो प्राउडेस्ट मोमेंट बन जाता है। राइट। तो वही चीज है, ज्यादा से कुछ नहीं है। सर आपकी सबसे बड़ी लर्निंग क्या रही है एज क्रिकेट कोच? सबसे बड़ी लर्निंग की पेशेंस रखो। एक चीज जो आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते आपके खिलाड़ियों में, आपके प्लेयर्स में? बेशिस्ती, इनडिसिप्लिन। सर एक मिस्टेक जो आप चाहते हो कि आपका हर स्टूडेंट ना करे? आजकल की सबसे बड़ी मिस्टेक हो रही है सर, जिससे पूरी दुनिया परेशान है, वो मोर सोशल मीडिया, मोबाइल एडिक्शन। ये इतना खराब होते जा रहा है कि बच्चों का जो कंसंट्रेशन है, फोकस है, वो हिलते जा रहा है।
पिछले 19 साल में मैंने देखा है कि जब मोबाइल नहीं था तब से मैं कोचिंग कर रहा हूँ। राइट। आज मोबाइल जैसे आया और आज के दिन में स्मार्टफोन आ गया, तो स्मार्टफोन के यूज से बच्चे का फोकस, बच्चे का माइंडसेट इतना बिगड़ रहा है कि आप सोचो सर कि 10 सेकंड के ऊपर की रील भी हम नहीं देखते। राइट। थपाक से ऊपर भेज देते। हमारा इंटरेस्ट का अगर चीज नहीं है तो दूसरे सेकंड में भेज देते। राइट। ये ऐसे करते करते अगर एक चीज आप अगर 100 बार एक चीज कर रहे, फेंक रहे, आपका कंसिस्टेंसी, आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन कैसा रहेगा? आपके किसी भी काम में नहीं रहेगा। डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो रहा है सोशल मीडिया की वजह से हो रहा है। अब देखो, समय के साथ आपको जाना भी है, आप उसको ना भी नहीं कर सकते, बंद नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन आप कंट्रोल तो कर सकते हैं, है ना। इसलिए मैं बच्चों को शाम को उनका स्क्रीन टाइम भेजने के लिए बोलता हूँ। ओके। आज का उसका स्क्रीन टाइम मुझे भेज दो। हर एक को मैंने आधा घंटा दे दिया है ना। आधा घंटे में जो कुछ भी आपको करना है वो कर लो। आधा घंटे के बाद अगर तू कर रहा है तो तुझे कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। अरे आपको मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ। पवन शाह जो इंडिया खेला, उसने फर्स्ट टाइम सोशल मीडिया को जब आ गया तब उसका इंडिया में सिलेक्ट हो गया था, और ग्रुप में उसका नाम डालने के बाद कुछ मैसेजेस मिले, इसलिए उसने वो सोशल मीडिया पे आ गया। ये सब बच्चे देखो, जो बच्चे हायर लेवल पे खेले उस टाइम पे या आज भी वो उतना सोशल मीडिया पे नहीं है। सोशल मीडिया खाता है आपकी बुद्धि। जी जी। ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच। इतनी इंसाइटफुल बातें आपने बताई, आपने ऋतुराज के बारे में इतनी चीजें बताई, और क्रिकेट कोचिंग को अलग एक डायमेंशन आपने दिया है। वी होप कि आने वाले समय में आपके और क्रिकेटर्स ऊपर आए, इंडिया खेलें और कंट्री को और आपको प्राउड फील करवाएं, हम सबको प्राउड फील करवाएं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन सर फॉर कमिंग ऑन हाउस ऑफ ग्लोरी। थैंक यू वेरी मच। हाउस ऑफ ग्लोरी ने मुझे चुना और थोड़ा एक अपॉर्चुनिटी दे दी है। Thank you very much. Our pleasure completely. Thank you so much. मेरा ये मानना है कि आप टीचर हो, गुरु हो, आपका काम क्या है कि विद्यार्थी को सिखाना है। कौन सा विद्यार्थी वो देखना नहीं। राइट। एक सीख के आगे गया, दूसरे को पकड़ो, दूसरा सीख के आगे तीसरे को पकड़ो। आपका काम वही है, सिखा के आगे भेज देना। राइट। आगे वाला आगे देखेगा। राइट।